वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द माइटोसिस। सबसे पहले देखिए, माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीज़न भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न भी इसको बोलते हैं और डुप्लीकेशन डिवीज़न भी हम इसको बोलते हैं। सोमैटिक सेल्स डिवीज़न हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोमैटिक सेल्स में चलती है, इसलिए इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल रहता है, जो पेरेंट सेल में होगा वही रहेगा। जैसे ये पेरेंट सेल है, माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होगा, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, तो इसमें जितना भी क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल्स में वो उतना ही रहेगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। डुप्लीकेशन डिवीज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डॉटर सेल्स हैं वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की, इसलिए इसको डुप्लीकेशन डिवीज़न भी हम बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो आगे है हिस्ट्री थोड़ी सी। ये जो पोर्शन है हिस्ट्री का, ये जस्ट क्रैमिंग है, इसमें ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो देख ली हम इसमें हिस्ट्री थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले जो माइटोसिस है वो बताई थी स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल के अंदर। सबसे पहले माइटोसिस डिस्कवर हुई थी प्लांट सेल के अंदर इन 1870 में। उसके बाद ये एनिमल सेल में डिस्कवर की थी बॉबरी एंड फ्लेमिंग ने, उसके 9 साल बाद ठीक 1879 में एनिमल सेल में इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद जो टर्म थी माइटोसिस वो कॉइन की थी फ्लेमिंग ने इन सन 1800, इसके बाद 1882 में। और जो डिटेल्स थी माइटोसिस की, दोनों को रिसर्च करने के बाद, प्लांट सेल में माइटोसिस पढ़ने के बाद, एनिमल सेल में माइटोसिस को स्टडी करने के बाद जो डिटेल थी माइटोसिस की वो दी थी स्कैनेडर ने इन 1887 में। और नाउ अब हम माइटोसिस के बारे में सब कुछ जानते हैं, वही हम डिटेल्स जो है वो आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़। हिस्ट्री जो है वो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट की लिस्ट होगी, जो मेन है वो हमने निकाली है, और हिस्ट्री जो थी मेन जो इसकी ये थी। अब हम जो मेन प्रोसेस जो पेपर में आता है वो हम पढ़ेंगे अबाउट माइटोसिस। तो सबसे पहले देखिए, माइटोसिस के जो है वो 2 फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोसिस की 2 फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 2 फेसेस में डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो कैरियोकाइनेसिस ही होती है और उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है। अब कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस जो है वो है न्यूक्लियस का डिवीज़न, यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न जो है वो पहले होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो है वो बाद में होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। कैरियोकाइनेसिस जो है उसके आगे 4 फेसेस हैं, एक है PMAT, इस तरह से शॉर्टकट हम याद रख सकते हैं। P फॉर प्रोफेज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं। M फॉर मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं। एनाफेज में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके नाम याद रखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में टेलोफेज। देखो, एक आगे पीछे याद नहीं रखने हैं आपको, ये सारे सीक्वेंस वाइज में ऐसे ही चलेंगे, इसलिए PMAT मैंने पहले बता दिया है। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इस तरह से याद रखने हैं, आगे पीछे नहीं, ये आगे पीछे नहीं चलती है। एक्चुअली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। 4 फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया, और हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से फेज में कौन सी जो चेंजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइटेड कौन कौन से चेंजेस हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये इंटरफेस ये पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज़ अ प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो जब प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होता है इसमें एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है टैंगल्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज आर द एक्चुअली क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमोसोम है जो कि फाइबर्स की फॉर्म में, मैंने पहले भी बताया था, बहुत जगह आपको ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। लेकिन जब जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से अपने अरेंज होते हैं तब हम उनको क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, और जब वो अपने आप को अरेंज करने लगते हैं एक प्रॉपर शेप में तब हम उसको क्रोमोसोम जो है वो बोलते हैं। दीज आर द क्रोमोसोम एंड दीज आर द क्रोमोसोम ही है, लेकिन ये टैंगल्ड फॉर्म में है। टैंगल्ड यानी कि जैसे हमारे बाल जो हैं बहुत उलझे हुए हैं, इस तरह से जब इनको कंघी करते हैं तो
शेप इस तरह से क्रोमोसोम की शेप जो है डीटैंगल जब होने लगेंगे तो शेप दिखने लगेगी, तो हम इसी को बोलेंगे क्रोमोसोम। तो अभी इंटरफेस की बात कर रहे हैं। इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेस। यहाँ पे क्रोमोसोम किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में। यहाँ पे ये जो आपको छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक्चुअली दीज आर द सेंट्रियोल। ये हैं सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल हैं ये, जो कि प्रॉपर शेप देते हैं सेल को। तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं इंटरफेस में। दिस इज अ प्रिपरेटरी फेस और वी कैन से इंटरफेस। इंटरफेस 3 फेसेस में डिवाइड थी, G1, S एंड G2। डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो चुकी है। इस इंटरफेस में सेंट्रियोल्स भी डिवाइड हो गए हैं। अब देखिए जो सबसे पहली फेस है माइटोसिस की, इसके बाद जब सेल जो है वो एंटर करेगा माइटोसिस के अंदर, तो वो सबसे पहले प्रोफेस में एंटर करेगा। देखिए वेरियस बुक्स में वेरियस डायग्राम्स दी गई हैं। एनसीईआरटी की बुक में कुछ और डायग्राम दी गई होगी, जो आपकी मॉडर्न की बुक है उसमें कुछ और डायग्राम है, दिनेश की बुक देखेंगे तो उसमें कुछ और डायग्राम है, लेकिन जो मीनिंग रहता है वो सबका सेम ही रहता है। यहाँ पे हम बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए पहले, फिर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको वो इजी लगेगा। और ऐसा नहीं है जो चेंजेस यहाँ पे होंगे पर्टिकुलर वो यहीं पे होंगे, वो सारी बुक्स में सेम होंगे। हाँ, डायग्राम डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे जैसे एनाफेस जो है उसको 2 फेसेस में डिवाइड किया गया है, आप एक में भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रोफेस जो है उसको भी 3 फेसेस में डिवाइड किया गया, अर्ली प्रोफेस, मिड प्रोफेस, लेट प्रोफेस, एक में भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रोफेस में क्या होता है, अगर हम प्रोफेस में चेंजेस देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, या तो डायग्राम आप पहले करो या तो पॉइंट्स पहले करो, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो समझाया जा रहा है, जो समझने हम जा रहे हैं हम लोग, वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोफेस में क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, वो डिसअपियर होने लगेगी। तो इस तरह से ये डॉटेड जो है वो शो की गई है, क्योंकि ये डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियोलस जो है वो इसमें डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस भी इसमें डिसअपियर होने लगी। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं फर्स्ट फेज की, दैट इज प्रोफेज की, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल जो हैं वो मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। देखिए जो सेंट्रियोल्स हैं वो पहले इंटरफेस प्रिपरेटरी फेस में यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, कैरियोकाइनेसिस पहले करेगा, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस उसकी फर्स्ट फेस आएगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं, सेंट्रियोल डिवाइड हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, यहाँ पे मूव करने लग जाएंगे। और यहाँ से एक रेस जैसी निकलती हैं, उनको रेस को हम बोलते हैं एस्टर रेस, ठीक है। दीज आर द एस्टर रेस। और ये जो है ये आगे हम बताते हैं, दीज आर द एस्टर रेस। एक्चुअली जो सेंट्रियोल हैं वो एब्सेंट हैं प्लांट सेल में, तो वहाँ पे सेंट्रियोल डिवाइड नहीं होंगे, है ही नहीं, तो डिवाइड कहाँ से होंगे, अब डिवाइड नहीं होंगे तो मूव कहाँ से करेंगे। तो वहाँ पे इस तरह की एस्टर फॉर्मेशन प्लांट सेल के अंदर नहीं होती है। हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो माइटोसिस है उसका डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जनरल में देखेंगे। अगर जनरल में हमें क्लियर है तो 90% हमें क्लियर है, बाकी रेस्ट ऑफ द 10% जब हम इसको एनिमल सेल माइटोसिस, प्लांट सेल माइटोसिस या एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस देखेंगे तब हम कवर करेंगे। अभी हम जनरल में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम मान के चलो कि एनिमल सेल है, सेंट्रियोल्स हैं, डिवाइड हो चुके हैं पहले और वो मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल में, प्रोफेस में, फर्स्ट फेज दैट इज प्रोफेस में। और यहाँ पे चेंजेस आएंगी, ये आपको हाँ इंपॉर्टेंट चेंज, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो जो हैं कंडेंस होने लगेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो कंडेंस होने लगेंगे, और वी कैन से ये डीटैंगल होने लगेंगे, डीटैंगल होने लगेंगे। और यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है उसको ये उस तरह से ये दिखने लगे क्रोमोसोम की तरह। दिस इज इंटरफेस, द क्रोमोसोम, हियर द क्रोमोसोम आर इन द दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स। और जैसे ही अपने आप को कंडेंस करने लगेंगे, डीटैंगल करने लगेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर या शेप जो है वो लेने लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की फॉर्म में ये आ जाएंगे। और यहाँ पे जो चेंजेस आपको दिख रही है कि जब वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द प्रोफेस जो है वो सारे ही क्रोमोसोम जो है पेरिफेरी की तरफ मूव करने लगेंगे, यानी टुवर्ड्स द आउटर साइड, पेरिफेरी टुवर्ड्स द आउटर साइड ये मूव करने लगेंगे। और यहाँ पे जो बीच वाला स्पेस है वो खाली रहेगा,
खाली रह जाएगा। जब ये इस तरह से मूव करने लगे बाहर को तो बीच वाला स्पेस जो है वो खाली रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी, हो नहीं गई है, डिसअपियर होने लगेगी, हो रही है। न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो रहा है। सेंट्रियोल जो है वो ऑलरेडी डिवाइड थे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और यहाँ पे वो पहुँच गए हैं यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ। क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होने लगेगी, और यहाँ पे ये कंडेंस यू कैन आल्सो राइट डिटेंगल, और वो क्रोमोसोम की शेप में हमें दिखने लगेंगे। ये थी फेज फर्स्ट, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसके डायग्राम को देख के लिख सकते हैं, या इसके पॉइंट्स को देख के आप डायग्राम बना सकते हैं। पहले आप डायग्राम क्लियर करिए और फिर आप इसको डायग्राम को देख के आप पॉइंट्स जो है वो लिखते चाहिए। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जो आपको याद आए वो आप पहले लिख सकते हैं। डायग्राम इसी सीक्वेंस में बनेगी, लेकिन प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड देन टेलोफेस, आगे पीछे नहीं लिख सकते। अगली जो फेस है वो है मेटाफेस। अब हम देखते हैं मेटाफेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेटाफेस में सबसे पहले जो चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे स्टार्ट डिसअपेयरिंग थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्या सारी ही वो डिसअपेयर हो चुकी है। ये मेटाफेज स्ट्रक्चर है, इसमें हमें कोई भी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो भी यहाँ पे डिसअपियर जो है वो हो चुका है। और यहाँ पे जो है एस्ट्रल रेस यहाँ पे बन चुकी हैं, और यहाँ पे माइटोटिक एपरेटस जो है वो भी बन गया है। माइटोटिक एपरेटस, ये जो चेंजेस थे जो हमें इसको देखने से लग रहे थे वो यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। माइटोटिक एपरेटस क्या होता है? माइटोटिक एपरेटस जब ये एस्टर रेस हैं और ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ब्लू और ब्लैक कलर के, ये फाइबर्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, अब ये जो माइटोटिक एपरेटस जो है प्लांट सेल में कैसा है, एनिमल सेल में कैसा है? एनिमल सेल में क्या होगा कि इस तरह का होगा, और जो प्लांट सेल है उसमें जो है वो एस्टर रेस नहीं होंगी, बाकी जो फाइबर्स जो है वो वैसे ही बनेंगे। तो माइटोटिक एपरेटस जो है वो वहाँ पे विदाउट एस्टर रेस जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, एक दो टर्म्स हम और पढ़ते हैं। एक है एम्फीएस्ट्रल, एम्फीएस्ट्रल इसको आप बुक से देखेंगे, और दूसरा है एनास्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल क्या होता है? जब एस्टर जो है वो दोनों साइड बनेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों साइड एस्टर जो है वो बन रहे हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल, इसको हम बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल। जैसे एम्फीबियंस पढ़ते हैं ना, बोथ लिव इन लैंड एंड वाटर, तो एम्फी मीन्स बोथ the astral rays form on the both side as in case of the plant cell. Anastral जहाँ पे एस्टर जो है वो टोटली एब्सेंट होंगे, सेंट्रियोल्स नहीं है, डिवाइड नहीं होंगे, तो वहाँ पे एस्टर जो है वो नहीं बनेंगे। एस्टर्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे और क्या चेंजेस आएंगे। मेन जो है वो यहाँ पे बनेगा, चेंज जो मेन आएगा वो है मेटाफेस प्लेट जो है वो यहाँ पे बनेगी। मेटाफेस प्लेट यहाँ पे बनेगी, और सारे जो हैं क्रोमोसोम जो हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो अरेंज करेंगे। यहाँ पे इधर उधर है, जैसे ही एंड ऑफ द प्रोफेस स्टार्ट ऑफ द मेटाफेस जो है वो स्टार्ट होगा मेटाफेस, तो यहाँ पे सारे ही क्रोमोसोम जितने हैं वो अपने आप को एक प्लेन में, और वी कैन से इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करेंगे, और इसी को हम मेटाफेस प्लेट बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। ये मेन रीजन था, ये तो हम पीछे से लिखा हमने, एक सेम था। ये मेन जो है वो चेंज जो है वो यहाँ पे आया कि मेटाफेस प्लेट बनी है, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर, दिस रीजन इज द इक्वेटर, और यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम है वो लाई करते हैं अपने आप को इस तरह से एक सीधी लाइन में अरेंज करते हैं। और ये बेस्ट फेस है किसके लिए? टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम में शॉर्ट में लिखती हूँ क्रोमोसोम। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी होता है जब हम उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, किसी के भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे रैट की मॉर्फोलॉजी, रैट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं, तो इसी तरह से क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्रोमोसोम का नंबर जो है वो भी काउंट कर सकते हैं ईजिली अंडर द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईजिली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिखा है बुक में, कॉन्टिन्यूस है, प्रोसेस है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, या इसको हमने डिवाइड किया है। कॉन्टिन्यूस कैसे पढ़ेंगे? तो हमने इसको फेसेस में डिवाइड किया गया, इस फेस में ये होता है, इस फेस में ये होता है, इस तरह से है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, प्रोफेस के बाद मेटाफेस आती है, उसके बाद एकदम से एनाफेस आएगी, उसके बाद टेलोफेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, दो पीछे से उठाई हमने, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो गई, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गया। तीसरी जो चेंज मेटाफेस में होती है,
ठीक है, PMAT मेटाफेज में होती है, वहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है, या इक्वेटोरियल प्लेन, और यू कैन से जो सारे क्रोमोसोम है एक लाइन पे आ जाएंगे, इक्वेटर, जैसे इक्वेटर है ना सेंटर पार्ट ऑफ अर्थ, जो लाइन जो है वहाँ पे सारे क्रोमोसोम आ जाएंगे। वहाँ पे हम जो है क्रोमोसोम का नंबर, मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बाकी स्टेजेस में नहीं कर सकते, बाकी में इधर उधर होंगे। तो यहाँ पे सारे जब एक लाइन पे अरेंज कर लेंगे अपने आप को क्रोमोसोम, तो हम यहाँ पे बेस्ट स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को भी, नंबर को भी। नंबर जितने भी हैं पेरेंट सेल में उस, तभी तो हमें पता चलेगा कितने हैं, तभी तो हम उसको ट्रेस करेंगे, तभी तो हमने उसको इक्वेटोरियल फेस भी बोला हमने उसको, माइटोसिस को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फेस आती है वो है एनाफेज। यहाँ पे हमने उसको डिवाइड किया है दो फेसेस में, एनाफेज ए, एनाफेज बी। इस तरह से भी डिवाइड किया गया है कुछ बुक्स में, दैट इज अर्ली एनाफेज, मिड अर्ली एनाफेज एंड द लेट एनाफेज। अब देखिए यहाँ पे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें आती हैं। एनाफेज में देखो सबसे पहले ये है सेंट्रोमियर और ये है उसकी क्रोमैटिड्स। किसी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये उसकी क्रोमैटिड्स है, आर्म्स है, ठीक है, क्रोमैटिड्स। और ये जो सेंटर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो सेंटर का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दिस इज कवर्ड, दिस इज आर आल्सो क्रोमैटिड्स, ये ऊपर वाली और नीचे वाली। और ये जो है एक स्ट्रक्चर से यहाँ पे कवर रहता है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे जिससे सेंट्रोमियर कवर रहेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ये भी हमने याद रखना है, तभी हम इसकी डिटेल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा। यहाँ पे ये दोनों ही आर्म्स जुड़ी हैं, जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो एक आर्म इधर, एक आर्म इधर। ये कहाँ स्प्लिट होगा, एनाफेज के अंदर। यहाँ पे देखिए हमें स्प्लिट हो गया, यहाँ पे जुड़ा हुआ था, अरेंज्ड इन द मेटाफेसिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग पड़ेगा, जैसे सेंट्रियोल जो है वो मूव किए अपोजिट पोल की तरफ, वैसे यहाँ पे क्रोमोसोम है वो भी अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। और यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग पड़ेंगे तो कैसे करेंगे, जब यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा, एक आर्म इसकी तरफ और एक आर्म इसकी तरफ, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे ये जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं जो इसके साथ अटैच हैं, ये वाले जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, एक्चुअली दीज आर द डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर। डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस ना हो। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर जो कॉन्टिन्यूस ना हो, लगातार ना हो, लगातार नहीं है, वो यहाँ पे बीच में से स्प्लिट किया है, क्रोमोसोम बीच में आ गया, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है वो बीच में आ गया, तो दिस पार्ट इज सेंट्रोमियर, ये बीच में आ गया, तो यहाँ से भी इसकी स्प्लिटिंग हो गई। सो दिस फाइबर्स आर नोन एज डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स। और जो कॉन्टिन्यूस है, जिनके यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, एक पोल के एंड से दूसरे पोल के एंड तक जो कॉन्टिन्यूस है उनको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस फाइबर्स। कॉन्टिन्यूस फाइबर्स, इतना क्लियर है नाम से। ठीक है, कहाँ हम लिखेंगे और कहाँ हम बोलेंगे। और इसको डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर को हम क्रोमोसोमल फाइबर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम के साथ अटैच है। दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, और दीज आर ऑल्सो नोन एज क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो दो तरह के यहाँ पे फाइबर्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस जो क्रोमोसोम के साथ अटैच है, बीच में उनको सेंट्रोमियर जो है वो तोड़ रहा है उन फाइबर्स को, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो और दूसरे जो है वो एक पोल से दूसरे पोल तक कॉन्टिन्यूस है, दिस आर द कॉन्टिन्यूस फाइबर्स। इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो रहेंगे हमारे डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, और क्रोमोसोमल, वी कैन से डिसकॉन्टिन्यूस क्रोमोसोमल, कॉन्टिन्यूस भी यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे जैसे ही देखो, यहाँ पे जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमोसोम जो है वो अपने अपोजिट तरफ के मूव करने लगेंगे, जो डॉटर क्रोमोसोम बने। ठीक है, यहाँ पे देखो डायाड स्ट्रक्चर था ना, ये हमने पहले देखा था, दिस आर द डायाड स्ट्रक्चर। डाई मतलब दो, अब ये किस में चेंज हो रहा है, मोनाड में, मोनो में सिंगल, मोनाड, दिस मोनाड स्ट्रक्चर में ही चेंज हो रहा है। जैसे ये डॉटर क्रोमोसोम जो है अपने पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, तो आपको ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर जो है वो बनेंगे। अब हम इसमें चेंजेस लिखते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें पहले क्लियर होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए डायाड, मोनाड के बारे में, और कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ।
ओके, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस भी हो गया। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं एनाफेज में? देखिए एनाफेज में सबसे पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। सेंट्रोमियर कौन सा पार्ट था? क्रोमोसोम का सेंटर वाला पार्ट, वो यहाँ पे स्प्लिट होगा। डायाड स्ट्रक्चर जो है हम पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ होने डायाड स्ट्रक्चर जो है वो किसमें चेंज हो गया? मोनाड स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे एक और नए फाइबर बनेंगे, इंटरजोनल फाइबर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। इंटरजोनल फाइबर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। कौन से हैं ये? बिटवीन द टू सेंट्रोमियर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इधर ज्यादा इंटरजोनल फाइबर्स बिटवीन द टू सेंट्रोमियर्स। ठीक है, और पिछले मेटाफेज में हमने मेटाफेज प्लेट लिखा था। एक और पॉइंट वहां पे हम जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स बनते हैं। कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूस फाइबर कौन से होते हैं? जो कॉन्टिन्यू होते हैं वन एंड ऑफ द पोल टू द अदर एंड ऑफ द पोल, ठीक है। और जो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं उनको हम क्रोमोसोमल फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के पार्ट के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इनको डिसकॉन्टिन्यूस या क्रोमोसोमल फाइबर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस के साथ एक और फाइबर डिवेल्प होंगे, इंटरजोनल फाइबर्स, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको आप एनाफेज ए या एनाफेज बी में भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज में भी डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉइंट्स इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे आप बी वाले में लिखेंगे या लेट एनाफेज में आप लिखेंगे कि इंटरजोनल फाइबर्स जो हैं, ये वाले फाइबर्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे, सॉरी वो इलोंगेटेड हो जाएंगे, ठीक है, वो इलोंगेटेड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही ये पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स, जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम है मोनाड फॉर्म में है, मूव टुवर्ड्स देयर पोल्स, मूव टुवर्ड्स देयर पोल्स, वो पोल की तरफ मूव करेंगे। पोल की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? जो इंटरजोनल फाइबर्स हैं वो इलोंगेटेड हो रहे हैं, यहाँ पे इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। स्ट्रेच जब करेंगे तो वो इलोंगेटेड हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? शॉर्टन्ड। यहाँ पे क्रोमोसोमल फाइबर्स और जो डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? शॉर्टन्ड। तो हम जो डायग्राम देख के जो है वो पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप जैसे डायग्राम बना लिए, जगह छोड़ दो, जैसे आपको याद आता जाए पॉइंट वैसे लिखते जाओ। डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट छूट भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है वैसे ही डिटो कॉपी आपने वैसे लिखनी है, जैसे जैसे आपको याद आता जाए वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये था एनाफेज के बारे में। अब यहाँ पे एनाफेज में एक और चीज़ कि यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे एम्फीएस्ट्रल और एनास्ट्रल हमने वर्ड पढ़ा, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को है वो बेस्ट स्टडी किया जा सकता है क्रोमोसोम की, और क्रोमोसोम का नंबर भी काउंट किया जा सकता है। वैसे ही उस तरह से एनाफेज ए या एनाफेज बी या अर्ली एनाफेज या लेट एनाफेज में हमें डिफरेंट शेप्स भी जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी शेप देखने को मिलती हैं? देखो, इस बेसिस के ऊपर क्रोमोसोम जो है वो 4 तरह के हैं। एक है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, 4 तरह के हैं, और जो चौथा जो है वो है टीलोसेंट्रिक। अब देखिए इसमें क्या है, मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जब सेंट्रोमेयर जो होता है वो सेंटर में होता है, सेंट्रोमेयर जो होता है वो सेंटर में होता है। और यहाँ पे जो शेप हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है वी शेप। बुक से देखना आपको मिल जाएगा, ये आपने लिखना भी ज़रूर है। सेंट्रोमेयर सेंटर में होगा, यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो है वो थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो शेप देखने को मिलेगी वो है एल शेप, ठीक है। ये इक्वल आर्म्स है, ठीक है, इक्वल आर्म्स है, तो इस तरह से सेंट्रोमेयर सेंटर में होगा, एल में, एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा, तो एल शेप में देखने को मिलेगा। सेंट्रोमेयर थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, ये ऑलमोस्ट जो है वो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, ठीक है, काफी एंड में होगा। और यहाँ पे जो शेप हमें देखने को मिलेगी वो हमें जे शेप, यानी एक काफी लंबा है आर्म और दूसरा काफी छोटा है, ठीक है, इस तरह से। और
टेलोसेंट्रिक में ये टुवर्ड्स बिल्कुल एंड पे होगा, बिल्कुल एंड पे होगा सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो शेप देखने को मिलती है वो आई शेप, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर द टर्म्स, 4 टर्म्स on the types of chromosomes on the basis of centromere. We have to also remember the shape, और हमें यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है वो भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मेटा में सेंटर में है, सेंटर में है तो दोनों आर्म्स इक्वल हैं, शेप कौन सी आएगी बी। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा परे है, सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा परे है, तो यहाँ पे शेप कौन सी आएगी एल शेप आएगी, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में वो काफ़ी एंड के ऊपर है, काफ़ी एंड के ऊपर है, तो शेप कौन सी आएगी जे। और यहाँ पे टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल एंड की तरफ चला गया है, एक आर्म काफ़ी लंबी और दूसरी जो है वो बिल्कुल डिसअपेयर है, तो आई शेप। यहाँ पे एक आर्म लंबी और एक आर्म काफ़ी छोटी, और यहाँ पे थोड़ा फर्क होगा इस तरह से, ठीक है। उस तरह से शेप्स जो है हमें एनाफेज में देखने को मिलती हैं, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। लास्ट जो फेस है वो है टेलोफेज, लास्ट फेज दैट इज टेलोफेज। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक्चुअली यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे ये क्रोमोसोम हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, और क्रोमोसोम फिर से किसकी शेप ले लेंगे, फाइबर्स की शेप में आ जाएंगे। तो किसके अपोजिट है ये, जो फर्स्ट वाली फेस है प्रोफेस, उसके अपोजिट जो है वो चेंजेस में आएंगे। प्रोफेस में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयरिंग, यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपीयरिंग, ठीक है। और लास्ट में वो अपीयर हो जाएगी एट द एंड ऑफ द टेलोफेज। यहाँ पे न्यूक्लियोलस अगेन स्टार्ट appearing, nucleolus start appearing, ठीक है। इतना हो गया अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। अगला यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अगेन टैंगल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, डी कंडेंसेशन वहां पे उसकी स्टार्ट हो जाएगी। पहले कंडेंसेशन हुई, क्रोमोसोम बने, यहाँ पे डी कंडेंसेशन होगी, फिर से यहाँ पे क्रोमोसोम फाइबर बन जाएंगे। तो वो किसकी फॉर्म में आ गए, क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में, ठीक है। दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। अगली वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द साइटोकाइनेसिस, कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी। जब तक साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होगी यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होगा। अगली वीडियो में हम एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस और प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस मिलेंगे और सारा हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी देखो PMAT हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिस वाज द इंटरफेस, ये इंटरफेस थी, 90% ही कवर है, ठीक है। 90% अगर आपको ये क्लियर है तो जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस हमने पढ़ लिया, लेकिन एनिमल सेल माइटोसिस और प्लांट सेल माइटोसिस में प्रोफेस में सबसे पहले क्या आएगा, यही आपको याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग, और क्रोमोसोम किस क्रोमैटिन फाइबर किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाएंगे, और वो पेरिफेरी की तरफ होंगे। जो सेंटर वाला पार्ट जो है वो खाली होगा, सेंट्रियोल जो है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे। और यहाँ पे जो रेस निकलेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे एस्ट्रल रेस। एम्फी एस्ट्रल है एनिमल सेल के केस में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मेटाफेज आएगी PM मेटाफेज आएगी तो यहाँ पे 2 तरह के फाइबर्स बनते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे सारे ही क्रोमोसोम किस अपने आप को किस प्लेट में अरेंज कर लेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में। और यू कैन आल्सो राइट मेटाफेज प्लेट। बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम एंड आल्सो टू काउंट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। और यहाँ पे एनाफेज जो है उसमें क्या होगा, एनाफेज A एनाफेज B, यहाँ पे पहले वो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होते होते जो एंड पे पहुंच जाएगा, पोल पे पहुंच जाएगा। सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट होगा, नए तरह के फाइबर यहाँ पे डिवेल्प होंगे, दीज आर नोन एज द इंटरजोनल फाइबर्स यहाँ पे डिवेल्प होंगे। वेरियस शेप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, V, L, J, I, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द टीलोसेंट्रिक, इस तरह की शेप हमें देखने को मिलेंगी। इंटरजोनल फाइबर एट द एंड काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ठीक है। पोल्स पे पहुंच जाएगा तो बीच वाले फाइबर ऑब्वियसली लंबे हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में टीलोसेंट्रिक में जस्ट अपोजिट, यू हैव टू राइट जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपीयरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट अपीयरिंग, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन फाइबर्स में आपको दिख रहा है, क्रोमैटिन फाइबर में चेंज होने लगेंगे।
साइटोप्लाज्म की डिवीज़न भी इसलिए बनाया है ये ऐसा, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीज़न भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, वो हम आगे क्लियर करेंगे। अभी इतना ही आप याद करो, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम सारा क्लियर करते हैं इसको। थैंक यू क्लास।